सभी को नमस्कार। अरावली पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के मैंने पिछले इसी चैनल पे वीडियो अपलोड किए थे। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के हिसाब से अपन जो एनसीईआरटी चलती है भूगोल विषय की वो रिकॉर्ड कर रहे थे और उसमें 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका था। चैप्टर का आपने नाम था पहला भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था। बुक का पहला चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो ये पहला चैप्टर है। उस पहले चैप्टर में अपन पढ़ चुके थे, इसमें जनसंख्या का वितरण पढ़ चुके थे, घनत्व पढ़ चुके थे, वृद्धि पढ़ चुके थे और वृद्धि के अलावा संगठन में भी अपन इसका एक पॉइंट पढ़ चुके थे, 2 पॉइंट पढ़ चुके थे, ग्रामीण एवं नगरीय संगठन और भाषाई संगठन। तो ये 2 पॉइंट अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद संगठन में 2 टॉपिक और रहे थे, धार्मिक संगठन, धर्म के आधार पर कंपोजिशन क्या है वो, और श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। ये 2 टॉपिक रहे थे। तो इस वीडियो में ये 2 टॉपिक अपन पूरे कर लेंगे। उसके बाद ये एक यूनिट पूरी होगी, जनसंख्या वितरण वृद्धि घनत्व संगठन। तो अपन चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ, जो अपन पिछला कहाँ अपन ने छोड़ा था। पिछले में आप देख रहे होंगे कि ये जो जनसंख्या का संगठन है, मतलब अपन ने वितरण देखा था कि जनसंख्या का भारत में वितरण असम वितरण है और कहाँ पे किस तरीके से बसे हुए लोग हैं, वो नदी या डेल्टा प्रदेशों में जैसे कि ज़्यादा बसे हैं। उसके अलावा घनत्व अपन ने देखा था, जिसमें कायिक घनत्व एवं कृषि घनत्व का अपन ने उसका भी जिक्र किया था। वृद्धि देखी थी कि नेगेटिव ऋणात्मक वृद्धि दर कौन से ईयर में रही है, कैसे रही है और किन राज्यों में वृद्धि दर सर्वाधिक है वगैरह, वो अपन सब देख चुके थे। उसके अलावा संगठन मतलब कंपोजिशन, अलग अलग आधार पर, आयु लिंग के आधार पर भी किसी भी जनसंख्या को बांटा जा सकता है। कार्य क्षमता उसकी कितनी है, कितने आयु वर्ग के लोगों में जो रोजगार के प्रति उसमें सहयोग दे रहे हैं वो कितना है। उसके अलावा धर्म के आधार पर कंपोजिशन देख सकते हैं, जातिगत आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन अपने जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है ग्रामीण एवं नगरीय संगठन, कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती है और कितने प्रतिशत नगरों में रहती है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि 31.16% जो जनसंख्या वो शहरों में रहती है। उसके बाद बची कितनी 68.84 जनसंख्या है, ये रहती है गाँवों में रहती है। ये अपन पढ़ चुके थे। इसमें भाषाई संगठन में अपन ने ग्रियर्सन का भाषा का वर्गीकरण पढ़ा था। भाषाई संगठन के आधार पर ग्रियर्सन का भाषा का वर्गीकरण पढ़ा था। एक और वर्गीकरण था, उसमें अपन ने देखा था कि जो आर्य भाषा वगैरह, ये द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रेलियड भाषा का वर्गीकरण था, वो अपन उसमें देख चुके थे भाषाई संगठन में। और ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा वगैरह वो देख चुके थे। और वो अपन चलते हैं धार्मिक संगठन की ओर। तो धार्मिक संगठन ये मैं बुक के साथ साथ लेके चलूंगा। जो एनसीईआरटी का जो पोर्शन बुक की है, जो पेज है, आप उसके साथ किताब रख के ही देखिए बिल्कुल, तो आपके थोड़ा बेनिफिट रहेगा, जल्दी से समझ में जल्दी से आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहां तक अपन पढ़ चुके थे। ये भाषा का यहां तक अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अब अपने पढ़ना है धार्मिक संगठन। अपने पढ़ना है धार्मिक। तो बुक में जो लिखा हुआ है वहाँ अंडरलाइन हाईलाइट भी मैंने कर रखा है, तो आप वो उस हिसाब से देखिए, क्योंकि ये मैं एमसीक्यू टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो काम की चीजें हैं, जो कई फैक्ट होते हैं, वो आप अपने आंसर में भी लिख सकते हो। 12th कक्षा एग्जाम रिटर्न के हिसाब से अपन देख रहे हैं, ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि कौन से फैक्ट किस प्रकार का प्रश्न आएगा, उसमें अपन को लिखने हैं। बाकी लास्ट में एक वीडियो प्रश्नों पर भी बनेगा कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं और इसमें कैसे लिखना है, उस पर भी बनाएंगे। तो अभी अपन चलते हैं इस पे धार्मिक संगठन पे। तो धार्मिक संगठन यहाँ पे लिख रखा है कि धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले बलों में से प्रमुख है। मतलब भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जो जीवन है उसमें धर्म एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये लिखा हुआ है। उसके अलावा जो मेन चीज है इसकी वो ये है, ये जो सारणी दे रखी है उसमें ये बताया गया है कि हिंदू भारत की जनसंख्या में, अब ये आंकड़े 2011 के, मैं आपको पहले पूर्व में भी बता चुका हूँ कि जो जनगणना है वो कोरोना के कारण पोस्टपोन हो गई थी। तो वो जनगणना अभी तक अपन आंकड़े पढ़ रहे हैं वो 2011 के आंकड़े पढ़ रहे हैं। धार्मिक समुदाय ये उसमें हिंदू है, वो टोटल हिंदू धर्म के है वो 79.8% लोग किस धर्म के हैं, 79.8% लोग कितने हैं, हिंदू है। उसके बाद में मुस्लिम देखोगे तो 14.2% लोग मुस्लिम है। इसके बाद में ईसाई है 2.3%, सिख है 1.7%,
बौद्ध है 0.7, जैन है 0.4। तो यहाँ तक ये घटते हुए क्रम में है। सर्वाधिक है तो हिंदू, उसके बाद मुसलमान, उसके बाद ईसाई, फिर सिख, बौद्ध और फिर जैन। फिर अन्य धर्म, अन्य धर्म में बाकी जितने भी धर्म है या पंथ है वो किस में आ गए, 0.7% में। जितने भी 4, 5, 10, 15 जो भी अलग अलग, क्योंकि कई ऐसे उनकी जीवन जीने के तरीके या अलग तरीके का मार्ग फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं उसमें अन्य धर्म में वो सब आगे। और ऐसे जनजातीय क्षेत्र जिनका यहाँ तक कोई किसी धर्म से लेना देना नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो आगे टोटल 0.2%। जिनका नहीं है वो 0.2 में आ गई। तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि सर्वाधिक जो है वो है हिंदू, सर्वाधिक है हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, ईसाई के बाद आप देखोगे जैसे कि अपन कविताओं में भी आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो आप ये गलती मत कर लेना कि हिंदू, मुस्लिम और उसके बाद में ईसाई ना करके आप सिख कर दो। तो सिख नहीं है, तीसरे नंबर पे कौन है, ईसाई। और वो भी कितने प्रतिशत है, 2.3% ईसाई है। और मुस्लिम है 14.2%, हिंदू है 79.8%। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखने की चीजें, ये आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। इसमें भी आप देख सकते हो जैसे कि हिंदू है वो 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, जैन अन्य धर्म। तो ये कभी ऑप्शन में आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि कितने प्रतिशत क्रम में जमाने का आ सकता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। जैसे कि मोर देन, लेस देन, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ए में आ जाएगा सबसे ज्यादा हिंदू, फिर आ जाएगा मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर ऐसे करके ऊपर नीचे जमा की ओर ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि सर्वाधिक हिंदू है, फिर मुस्लिम, फिर सिख ना होकर क्या है, ईसाई है जो 2.3% है, फिर सिख है, फिर बौद्ध और बाद में लास्ट में कौन है, जैन धर्म है। बौद्ध है वो जैन से भी ज्यादा है, ये ध्यान रखने की बात है। अक्सर अपन सोचते हैं कि जैन ज्यादा होंगे, लेकिन बौद्ध है वो जैन से ज्यादा है। तो वापस अपन बुक की तरफ चलते हैं अपने। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है ये कि भारत बांग्लादेश सीमा एवं भारत एवं पाकिस्तान की सीमा है, वहां के जिले जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय आदि क्षेत्रों को छोड़कर। मतलब भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा है वो वाला एरिया यदि छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जम्मू कश्मीर का छोड़ दिया जाए, और उसके अलावा भारत पाकिस्तान की सीमा है उसी सीमा रेखा के आसपास का एरिया छोड़ दिया जाए, तो उन्हीं क्षेत्रों में लगभग जो बाहुल्य क्षेत्र है वो हिंदू धर्म के लोगों का है। अब ये इसका अगला पेज है। अब इसमें दे रखा है कि ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। आप ये जनरल जो चीजें हैं उसमें कोई नॉर्मल आप रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। बाकी जो काम काम की एक्सप्लेन करने की चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे लिख रखा है कि ईसाई जनसंख्या देश के अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है, मुख्यतः सांद्रण पश्चिमी तट के साथ गोवा, केरल और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र तथा मणिपुर की पहाड़ियों में देखा जाता है। अब ईसाई जो धर्म है उनका जो वितरण है वो कौन से एरिया में देखा जाता है, अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, इसके पीछे ये कारण है, जब शुरू में ईसाई मिशनरी आई जैसे कि कोलकाता में आई, मुंबई में, और इन्होंने कार्य करना आरंभ किया, लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया, अपने धर्म से जोड़ना स्टार्ट किया, फिर बाद में धर्मांतरण भी इन्होंने करवाए। तो ये जनजातीय क्षेत्रों में इसलिए जाना प्रेफर करते थे क्योंकि वो लोग वहाँ के लोग थे, उनके पास जो जीविकोपार्जन के साधन थे, धन की कमी थी, उनको आवश्यकता थी, तो ये धन आदि के बल पर भी इनको अपने धर्म से जोड़ लेते थे या धर्मांतरित कर लेते थे। तो इस जो आदिवासी क्षेत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर अभी तक संसाधनों का विकास नहीं हो पाया था, जैसे कि अभी उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व की तरफ है भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा, जो कि आप ये देख सकते हो इधर का ये वाला एरिया, ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला उत्तर पूर्व,
ये पूरा पहाड़ी है, यहाँ पे अधिकांशतः जनजातियां निवास करती है, अधिकांशतः जनजातियां निवास करती है। तो इन्हीं जनजातियों को जोड़ते हुए इन्होंने यहाँ पे मिशनरियों ने काम आरंभ किया, इसलिए अधिकतर पहाड़ी राज्य या फिर पश्चिमी तट, ये वाला तट, इसमें गोवा आ गया, केरल का तट आ गया। तो सर्वाधिक ये शुरू में जो ये पहुंचे थे, विदेशी पहुंचे थे, वो यहाँ पे पहुंचे थे, तो इन्होंने कार्य प्रारंभ किया, वो अपन ने इन्होंने यहाँ से किया। इसके बाद ये जो पहाड़ी राज्य थे जहाँ पे इनको फंडिंग वगैरह के तरीके से इन्होंने जोड़ना स्टार्ट किया, इसलिए ही आप देखोगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर आदिवासी क्षेत्र है, गोवा का हो गया, केरल के तटीय भागों में ईसाइयों की जनसंख्या क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है सिख जो है उनका वितरण कहाँ पर है, तो उसको आप देखिए। सिख है उनका वितरण है अधिकांशतः अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र विशेष पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली में संकेंद्रित है, क्योंकि जो लाहौर के आसपास जो पाकिस्तान में हिस्सा चला गया था, जो अपन देखे तो पश्चिमी पंजाब का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया था, तो अधिकांशतः वहां पे भी उनका एरिया रह गया, और इसके आसपास का एरिया मतलब ये पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली में सिख संकेंद्रित है। इसके अलावा जैनों का इसमें एरिया बताया, वो जैन का बताया कि राजस्थान एवं महाराष्ट्र, राजस्थान के नगरीय चित्र, राजस्थान के जो शहर है वहां पे केंद्रित है। इसके अलावा गुजरात एवं महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध सर्वाधिक महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। अब ये भी आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है कि कौन सी जो धर्म है वो किस किस जगह पर संकेंद्रित है। जैसे कि हिंदुओं को अपन ने देखा तो इसमें जो लाइन पिछले वाले पेज में लिख रखी थी उसमें ये लिखा था कि जो जम्मू कश्मीर का या फिर बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के बॉर्डर है मेजर, उनको छोड़ करके हर चित्र में हिंदू बाहुल्य चित्र है। उसके अलावा अपन ने सेकंड देखा ईसाई का, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक संकेंद्रित है, इसके पीछे मैंने कारण भी इसका एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अपन ने सिख का देखा तो पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली में संकेंद्रित है। फिर उसके बाद अपन जैन देखते हैं तो राजस्थान का नगरीय चित्र जो सिटी एरिया है उसमें, उसके अलावा महाराष्ट्र में संकेंद्रित है, और बौद्ध है वो अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है, ये आप ध्यान रखना। बाकी बौद्ध का जो एरिया है वो चीन या तिब्बत का जो चित्र था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, जैसे कि भारत का अपन देखें जैसे अपन भारत का देखें तो अब आप इसमें देख सकते हो कि ये जो ये वाला एरिया था, ये वाला, यहाँ पे नेपाल है, ये आपको पता ही है, इधर भूटान है और इधर अभी चीन है, लेकिन ये वाला जो एरिया था ये तिब्बत था। तो तिब्बत था वो बहुत भिक्षुओं का स्थान है, तो तिब्बत पे चीन का, वर्तमान में चीन के अधीन है तिब्बत। तो इसके किनारे जो है मतलब हिमाचल प्रदेश में एक जगह आता है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति जो कि अपने बुक में भी लिख रखा है, अभी अपन देखेंगे तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया, धर्मशाला हो गया, यहाँ पे बहुत भिक्षुओं का क्या है तो केंद्रण है, जैसे कि इधर लिख रखा है, आप देखिए कि बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, त्रिपुरा था, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और धर्मशाला भी इनका मेन स्थान है। तो इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षु है वो ज्यादा है। बाकी इसका मेन संकेंद्रण अपन राज्य के हिसाब से देखें तो किसमें, महाराष्ट्र में, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और ये मैंने जो बताया आपको ये, इस हिसाब से आप देखोगे कि ये वाला जो बॉर्डर एरिया है इसमें लद्दाख आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, इसके बाद सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये वाला एरिया, इसमें बौद्ध धर्म का क्या है संकेंद्रण ज्यादा है। इसके अलावा अपन अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब धर्म का जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन, वो पूरा हो गया है। अब अगला जो पॉइंट था ये वाला
श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, ये वाला, ये पूरा हो गया है अपने धार्मिक संगठन में। अपन ने जो धर्म थे उनके जो प्रकार थे कि उसमें कितने प्रकार कितने बसे हुए, कितने परसेंटेज किसका ज़्यादा है, किसका स्वकेंद्रण कौन सी जगह पे है, वो अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन अगले टॉपिक पे जाते हैं, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। अब श्रमजीवी जनसंख्या क्या है, वो बुक में क्या दे रखा है, पहले अपन बुक देखते हैं फिर बाद में एक्सप्लेन करते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या, तो श्रमजीवी जनसंख्या के लिए इसमें लिखा हुआ है यहां से। अब श्रमजीवी जनसंख्या में लिखा हुआ है कि जो भारत में श्रमिक है, काम मतलब टोटल काम करने वाली जनसंख्या है, उसी जनसंख्या को वैसे 3 भागों में बांटा गया आर्थिक दृष्टि से, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक एवं अश्रमिक। अब मुख्य श्रमिक क्या है, मुख्य श्रमिक वो है जो लगभग पूरे साल में आप उसको मतलब 6 महीने लगभग जो काम करता रहता है, वो किस में आ जाएगा, मुख्य श्रमिक में आ जाएगा। जिसको 6 महीने से कम काम कर रहा है जो, वो आ गया जाएगा सीमांत श्रमिक में। इसके अलावा अश्रमिक, अश्रमिक में वे लोग आ जाएंगे जो दूसरों पे मतलब आश्रित है, जो खुद काम नहीं करते हैं, जो फैमिली के बाकी मेंबर, जैसे कि भारतीय परंपरा है कि फैमिली में 1 या 2 जने धन अर्जित करने वाले होते हैं, बाकी उस पर क्या होते हैं, आश्रित। तो मुख्य श्रमिक में मतलब लिखा हुआ है, मुख्य श्रमिक वह श्रमिक है जो 1 वर्ष में कम से कम 183 दिन, 183 दिन का मतलब होता है 6 महीने काम करता हो। और सीमांत श्रमिक वह है जो 1 वर्ष में 183 दिनों अर्थात 6 महीने से कम दिन काम करता है, वो किस में आ जाएगा, सीमांत श्रमिक में आ जाएगा। अपन आगे इसमें देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा गया है कि जो काम करने वाली मतलब आप जनसंख्या देख सकते हो कि 3 भागों में बांटा था, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक एवं अश्रमिक। तो अश्रमिक तो आश्रित हो गई, मतलब ये तो काम नहीं कर रहे, मतलब काम करने वाली जो जनसंख्या है वो कौन कौन से श्रमिक हो गए, मुख्य एवं सीमांत। मतलब मुख्य एवं सीमांत का अपन अनुपात देखे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 39.8% जनसंख्या है वो काम करने वाली है। भारत में काम करने वाली जनसंख्या कितनी है, 39.8%। उसके बाद बची कितनी है, 60.2% जनसंख्या। और 60.2% जनसंख्या वो क्या है, आश्रित है, मतलब अश्रमिक है। तो ध्यान देने वाली इसमें ये बात है कि जो 3 भागों में बांटा है भारत की कार्य करने वाली जनसंख्या है, 3 भागों में, तो 3 भागों में बांटा है, उसमें 3 में एक मुख्य श्रमिक आ गया, एक अश्रमिक आ गया और एक सीमांत श्रमिक। और मुख्य एवं सीमांत श्रमिक ये 6 महीने काम करेगा, ये 6 से कम महीने काम करता है वो सीमांत में आएगा, मतलब ये दोनों काम करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा है जो अश्रमिक, मतलब जो काम नहीं करने वाला है और आश्रित है। तो मुख्य और सीमांत दोनों मिला के भारत की 39.8% जनसंख्या है, और बाकी कितने हैं, 60.2 बिना काम करने वाले मतलब आश्रित, जिसमें बूढ़े भी हो गए, बच्चे भी हो गए, वो जनसंख्या अपन ने देखी। हालांकि इसमें जनसंख्या मानी जाती है वो 15 से ऊपर मानी जाती है, तो इसमें आप ये देख सकते हो। इसके बाद एक और इसमें फैक्ट आता है, इसमें दे रखा है, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आप आगे जाओगे इसी पेज पे, तो लिख रखा है कि 39.8% आप याद रखना, मुख्य, सीमांत एवं अश्रमिक, ये 3 चीजें थी इसमें। अब आगे इसमें लिख रखा है कि श्रम की प्रतिभागिता दर या सहभागिता दर क्या होती है। तो श्रम की प्रतिभागिता या सहभागिता, जैसे कि आपने एक चीज सुनी होगी, बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर में वे लोग होते हैं जो मतलब काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है, वो बेरोजगारी दर में होते हैं। उससे ये पता लगता है कि कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है। बेरोजगार वे होते हैं, एक तो काम करने वाली जनसंख्या होती है, एक नई काम करने वाली जनसंख्या होती है, वो बेरोजगारी दर में आ जाती है, किसमें, बेरोजगार में आ जाते हैं। उसके आधार पर ही निकालते हैं कि बेरोजगारी कितनी है, कितने लोगों के पास काम नहीं है। तो उसमें वे लोग शामिल नहीं हो पाते जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। मतलब आप समझिए इस तरीके से कुछ। अब बेरोजगारी दर जो निकलती है, भारत सरकार निकालो, यूएन निकालो, जिन रिपोर्टों में निकलती है, ये बेरोजगारी दर में उन लोगों को सम्मिलित किया जाते हैं जिनके पास काम नहीं है,
और जो काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अब जो अपन ये पढ़ रहे हैं श्रम प्रतिभागिता दर, अब इस दर में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनके पास काम नहीं है, प्लस उनमें वे लोग भी सम्मिलित किए जाते हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन इनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो इसका एरिया थोड़ा क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। तो ये श्रम प्रतिभागिता दर ज्ञात की जाती है। अब इसमें आप आगे देखोगे, इसमें अपन वापस आते हैं, धार्मिक संगठन हो गया है। अब ये देखिए आप, श्रम प्रतिभागिता दर में लिखा हुआ है इसमें कि गोवा में श्रम प्रतिभागिता दर 39.6% है, दमन एवं दीव में लगभग 49.9% है। इसके अलावा जहाँ पे अधिक प्रतिशत, जहाँ पे श्रमिक अधिक पाए जाते हैं वहां पे मतलब श्रम प्रतिभागिता दर क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि निरंतर जहाँ पे निम्न विकास दर होती है वहां पे जब सब काम श्रमिकों से किए जाते हैं वहां पे देखिए आप अधिक प्रतिशत श्रमिकों के वाले राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, नागालैंड आदि प्रदेशों में तथा केंद्र शासित में दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की प्रतिभागिता दर क्या होती है, ऊंची। अब ये कितनी है, ये भी आपके बुक के आप मतलब लास्ट पेज निकालोगे उसमें वर्दी का भी पेज दे रखा है, जो परिशिष्ट पीछे की तरफ दे रखे हैं, उसके अलावा घनत्व का दे रखा है, वितरण का दे रखा है, उसमें ही एक ये श्रम प्रतिभागिता का, उसमें आप भारत का भी दे रखा है और उसमें राज्य एवं उसके वाइज भी दे रखा है, तो वो आप देख सकते हो। अब देखिए एक लाइन और लिख रखी है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों के क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची होती है, मतलब जहां पे मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा रहा, मतलब जहां पे मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा रहा वहां पे श्रमिक लोग काम कर रहे हैं, वहां पे लोगों को काम मिल रहा है, मतलब श्रम की सहभागिता दर क्या होगी, ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपन। ये देखिए आप एक बार, अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि व्यावसायिक क्षेत्र में 3 तरीके के चित्र में बांटा गया है, जो भी भारत के कार्य चित्र है उसमें जो प्रथम बांटा गया है वो प्राथमिक चित्र में बांटा गया है। कौन सा, प्राथमिक चित्र, फिर द्वितीयक चित्र, 3 भागों में मैं इसको बताता हूँ आपको शॉर्ट में, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक चित्र। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्राथमिक चित्र, द्वितीयक चित्र एवं तृतीयक चित्र। अब प्राथमिक चित्र में वे मतलब चित्र आते हैं जिसमें डायरेक्ट प्रकृति से ही डायरेक्ट उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उसको किसी तरीके का विनिर्माण या उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं किया जाता है। जैसे कि प्रकृति से लकड़ियां काटी तो लकड़ियां काटने का जो काम आ गया वो प्राथमिक में आ गया, लेकिन लकड़ियों से फर्नीचर बनाने का काम आ गया वो किसमें आ गया, द्वितीयक मतलब विनिर्माण उद्योग में आ गया, सेकेंडरी इसमें। और तृतीयक में आ जाएगा जो फर्नीचर की दुकान होगी और जो बेच रहा है वो किसमें आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में, तृतीयक में। अब भारत में जो लोग जुड़े हुए हैं प्राथमिक चित्र में कितने हैं, द्वितीयक में कितने हैं और तृतीयक में कितने हैं, तो प्राथमिक चित्र में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा है, फिर द्वितीयक चित्र में और फिर तृतीयक चित्र में है। ये तीनों आपको ध्यान से देखने हैं, ये आंकड़े जो दिए हुए 54.6, 41.17 जो दे रखे हैं ये आपको अच्छे से देखने हैं। इसके अलावा यदि आप इससे आगे देखें इस स्लाइड में, बुक वाले में, इसमें एक लाइन और दे रखी है कि जो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक चित्र है उसमें तीनों चित्र में जो श्रमिकों की संख्या है उसमें महिलाओं की संख्या तीनों में ज्यादा है। इस आप सारणी को देखोगे तो उसमें लिख रखा है कि महिलाओं की संख्या, ये पुरुष है ये महिला, अब महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा है, ये पुरुष की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो स्त्री श्रमिकों की संख्या तीनों में क्या है, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से ज्यादा है। मतलब प्राथमिक चित्र में आप देखोगे तो स्त्रियों की अपेक्षा खेती में पुरुष ज्यादा है, विनिर्माण फैक्ट्री वाले चित्र में देखोगे उसमें भी ज्यादा है, और सेवा चित्र में भी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज्यादा है। तो ये सारणी आप ध्यान रखना। बाकी जो आंकड़े दे रखे हैं 54.6% है, वो प्राथमिक चित्र में टोटल भारत की जनसंख्या है उसका 54.6% है, वो प्राथमिक चित्र में है। 41.6% द्वितीयक चित्र में है और तृतीयक चित्र में है वो सबसे कम है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं।
तृतीयक क्षेत्र में सबसे कम है। इसके अलावा दे रखा है इसमें स्त्रियों की संख्या तीनों में कम है पुरुषों की अपेक्षा, ये अपन देख चुके हैं। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि भारत की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, शॉर्ट में मैंने बताया, बाकी और भी अपन मानव भूगोल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी प्राथमिक में कृषि से संबंधित क्रिया आएगी, प्रकृति से जो अपन डायरेक्ट प्राप्त करते हैं वो किसमें आ गया, प्राकृतिक में आ गया। फिर द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग आ गए, तृतीयक में सेवा क्षेत्र आ गया। तो इसमें दे रखा है कि सन 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 संवर्गों में बांटा गया। मतलब वो जनसंख्या जो श्रम कर रही है और उनको काम मिल पा रहा है, श्रमजीवी जनसंख्या वो होगी, और काम मिल पा रहा है उनको 4 भागों में बांटा है इन्होंने। एक आ गया कृषक आ गया जो खेती करता है, उसके अलावा कृषि मजदूर आ गया, घरेलू औद्योगिक मजदूर आ गया, और अन्य श्रमिक आ गया, अन्य श्रमिक आ गया। ये 4 वर्गों में बांटा गया है 2011 की जनगणना। तो आप ये अपने नोट्स में बना सकते हो। इसके आगे अपन देखते हैं, आगे आप देखिए, इसके आगे एक और फैक्ट है, जैसे कि यहाँ पे तो मैंने आपको ये बताया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने हैं, 54.6%, टोटल जनसंख्या का 54.6% भारत की जनसंख्या का किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। उसके अलावा द्वितीयक क्षेत्र में है वो 41.6% है, और तृतीयक क्षेत्र में कितना है, 3.8% जनसंख्या वो किसमें, तृतीयक क्षेत्र में। 54.6, 41.6 और 3.8%। अब इसमें एक और जो आंकड़ा दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक कृषि सेक्टर है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में उतार दिखाई दिया है। मतलब 2001 में प्राथमिक क्षेत्र में 58.29% थे, वो 2011 में कितने हो गए, 54.6%। मतलब 4% लोगों की क्या आ गई, गिरावट आ गई, क्योंकि लोग खेती से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, वे निर्माण उद्योग में जा रहे हैं, इसके अलावा सेवा क्षेत्रों में जा रहे हैं। जो किसान है वो खुद भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे क्या बने, किसानी करें। तो ये अपन ने देख लिया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो स्थान है उसमें स्थानिक भिन्नता अलग अलग है। जैसे कि अपन ने देखा श्रम सहभागिता है, वो दर क्या है, अलग अलग है। विभिन्न क्षेत्रों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्य जहाँ पर कृषि की संख्या बहुत अधिक है, जहाँ पर मतलब खेती करने वाले ज्यादा है, मशीनों से कम काम होता है, तो वहाँ पे श्रमिकों को काम ज्यादा मिल जाता है, तो वहाँ पे श्रम की सहभागिता दर ज्यादा है। तो ये पाठ इधर ये पूरा हो गया है। इसमें एक स्लाइड अपने केवल रही है लैंगिक समानता की, वो लैंगिक समानता का अपन देख लेते हैं। जेंडर में लिखा है कि इंडिया बेटर देन नेबर्स, भारत अपने पड़ोसियों से जेंडर इक्वलिटी में बहुत बढ़िया कर रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका, यहाँ तक कि चाइना से भी जो लैंगिक समानता है, मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव केवल समाज में ही नहीं होता है, अर्थव्यवस्था के रूप में अपन देखें तो महिलाओं को कार्यस्थल पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब कैसे, उनको पुरुषों की अपेक्षा कम सैलरी दी जाती है, पुरुषों के अलावा उनको जो फायदे मिलने चाहिए, छुट्टियों वगैरह में मिलने चाहिए, वो उनको उसमें नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि अब धीरे धीरे शुरुआत हुई है, चाहे वो मातृत्व का बनना हो, या फिर कई स्टेट ने जो मासिक स्त्राव होता है, पीरियड्स लीव होती है, तो उस पीरियड्स लीव भी सैंक्शन की जाती है। धीरे धीरे उनमें समानता की ओर जा रही है, लेकिन महिलाओं को कार्यस्थल पर जो समानता नहीं मिल रही थी, उसमें भारत अपने पड़ोसियों की अपेक्षा समानता देने में आगे है। इसमें ये दे रखा है। इसके अलावा भारत ने महिलाओं या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब एक कार्यक्रम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। कहाँ से, पानीपत हरियाणा से, ठीक है, पानीपत हरियाणा से ये कार्यक्रम शुरू किया। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम थे उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें लिख रखा है आगे, ये 22 जनवरी 2015 आप लिख लेना कि भारत में अब पुरुष, महिला का ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है। अब समाज का विभाजन है, वास्तव में देखें तो जैविक है, फिजिकल रूप में है,
वो पुरुष, महिला एवं ट्रांसजेंडर क्या है, अलग अलग है। उनकी भूमिका भी समाज में क्या अलग निर्धारित है, जैसे पुरुष अलग कार्य करता है, महिला अलग कार्य करती है। और जैविक भिन्नता है फिजिकल रूप में, तो उनको भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इसके लिए यूएनडीपी संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा भी संज्ञान में लिया गया है और इन्होंने भी विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन ने जो देखा है इसमें आज के लेसन में देखा है वो काम की चीजें एक बार वापस आप देख लो, ध्यान रखना है। धर्म वाला अपन को देखना था, तो धर्म में आपको इस यूनिट में जो देखना है वो सबसे मेन चीज है, वो क्या है, सबसे मेन चीज है वो है ये वाली सबसे मेन चीज है। धर्म वाले में आपको ये आंकड़े याद रखने हैं और इनका स्वकेंद्रण कहाँ जाता है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद आर्थिक स्तर पर भारत की जनसंख्या के 3 वर्ग, उसमें अपन ने देखा था मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक मतलब आश्रित, ये अपन देख चुके थे। इसके अलावा श्रमजीवी जनसंख्या के 4 संवर्ग, इसमें कृषक दे रखे थे, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक, अपन ये देख चुके थे। इसके अलावा जो था वो श्रम सहभागिता दर अपन ने देखी थी, कौन से स्टेट की ज्यादा है, किसकी कम है, कैसे है, वो अपन देख चुके थे। इसके अलावा लगभग ये हो चुका है। और भारत की जो श्रम सहभागिता दर है वो कितनी है, 39.8% है भारत की श्रम सहभागिता दर। आप पीछे देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, ये पीछे जो पेज दे रखे हैं अपने किताब के, उसमें भारत की श्रम सहभागिता दर कितनी है, 39.8% है, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्टेट में अपन देखें भारत की ये श्रम सहभागिता दर, भारत की श्रम सहभागिता दर, ये क्या किताब में लिखा हुआ नहीं है, पीछे है तो आपको पीछे देखना पड़ेगा, भागिता दर, ठीक है, 39.8% दी हुई है। इसके अलावा यदि आप देखोगे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा किसकी है वो भी अपन देखेंगे, और राज्य में किसकी ज्यादा है, पीछे से ये लिख लेना आप, भले ही वापस देख लेना, केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य में। यदि राज्य में आप देखोगे तो सर्वाधिक किसकी है, हिमाचल प्रदेश की है, किसकी, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की यहाँ की जो है वो है 51.9% श्रम सहभागिता। राज्यों में अपन देखें तो हिमाचल प्रदेश की है, और केंद्र शासित प्रदेश में अपन देखें तो किसकी है, दमन व दीव की 49.9%, दमन व दीव 49.9%। इसके बाद दादरा एवं नगर हवेली की है 45%। तो ये काम की चीजें यही थी, या पीछे भी लिखे हुए ये आंकड़े, जब आप परिशिष्ट में पीछे की तरफ देखोगे ये मिल जाएंगे। 39.8% श्रम सहभागिता दर भारत की है, मतलब कितने लोग हैं श्रम सहभागिता दर का ये मतलब होता है कि वे लोग ही आते हैं जो काम में है, इसमें से वो लोग हटा दिए जाते हैं जो बेरोजगार है, जिनको काम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वे लोग भी हटा दिए जाते हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको मिल भी नहीं रहा है, और जो आश्रित है मतलब जो बेरोजगार है ही है, काम ही नहीं है उनके पास और करना ही नहीं चाहते हैं, वो भी हटा दिए जाते हैं। श्रम सहभागिता तो 39.8 भारत की है। केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव सबसे आगे है 49.9, इसके बाद दादरा नगर हवेली आती है। राज्य में हिमाचल प्रदेश 51.9% श्रम सहभागिता दर। इसके अलावा अपन ने जो इसमें देखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 देखा है, यूएनडीपी कार्यक्रम और भी चला रहा है। इसके अलावा धर्म का जो देखा है वो देखा है, भाषाई वर्गीकरण पहले देख चुके हैं। तो जो टॉपिक था इसका जनसंख्या संगठन, बाकी टॉपिक अपन इसमें देख चुके थे। वितरण देखा था, घनत्व, वृद्धि और संगठन रहा था। संगठन के 4 पोर्शन थे, ये भी कर दिया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये यूनिट हो गई आपके पूरी, जिसमें शायद ये चौथा वीडियो है, हाँ चौथा वीडियो है। और चौथे वीडियो के अलावा एक प्रश्न उत्तर का भी मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव है और रिटर्न के है, उनको आप कैसे अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो आप जो भी देख रहे हो वो कमेंट में भी थोड़े आपके कोई और क्वेश्चन हो इसके अलावा भी, मान लो इसमें से कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल रिप्लाई करेंगे इस पर। और जो प्रश्न की सीरीज आ रही है, यदि आपके उसके लिए भी कोई सुझाव हो उसमें कि आप सर इस तरीके से करवाओ, तो वो भी आप कमेंट कर देना। और जो ये सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे टाइम में हो सकता है, बाकी ये वीडियो आते रहेंगे। एक यूनिट तो आज अपनी पूरी हुई, तो अगली में मैं लेके आऊँगा इसके प्रश्न, उसके साथ ही दूसरी यूनिट पे अपन बात करेंगे। धन्यवाद।